Hello students, a very warm welcome all of you once again. And it is very much clear to all of you what exactly we are going to discuss in this particular video. So, here we are going to start the discussion of neat pattern questions, very simple topic, fluid mechanics. Problem is this entire chapter, that is fluid mechanics, nearly 2 questions you are supposed to get. So many topics, in between topics, सब topics, आपको नहीं पता क्या पूछा जाएगा. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना. तो वो आप ज़रूर करें क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एंड इफ़ 2 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व तो 8 मार्क्स आपके बन जाते हैं मिनिमम. तो ऐसा सोच के थोड़ा मोटिवेट करिए अपने आप को. और लगभग इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, हम लोगों ने सारे वीडियोस आपको दिए हुए हैं, तो प्लीज़ कोशिश करिए इसके ऊपर. फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन वन बाय वन. प्रॉब्लम्स कैलकुलेशन मैंने जानबूझ के बहुत लेंदी नहीं करी है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस मतलब कैलकुलेशन को लेके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है. अभी ये इनिशियल स्टेज है, फिर जब 1-2 इस टाइप से हम वीडियोस देंगे तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम जो डिफिकल्टी लेवल है वी कैन ऑल्सो अपग्रेड दैट. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ स्टील ऑफ साइज 5 × 5 × 5 यानी कि क्यूबिकल शेप में है, इज वेटेड इन वाटर. पानी में इसका वेट लिया गया है. इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7, इट्स अपेरेंट वेट इज हाउ मच. अच्छा, तो एक्चुअल वेट, अपेरेंट वेट की बात हम इस क्वेश्चन में करेंगे. फाइन. So what will be the weight of the block in air, that is weight of block in air. अगर हम इसकी बात करें तो हमें मिलेगा ये 5 × 5 × 5 7 × g, ठीक है ना. ये है स्टील ब्लॉक का वेट इन एयर जो बात हम कर रहे हैं. अब उसके बाद जो अपेरेंट की बात आती है तो वो बेसिकली होगा क्या, जो हटाया हुआ लिक्विड है ना, आई मीन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, उसकी बात करेंगे. सो W ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ओके, W ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो आएगा मेरा वो हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 1 × g. तो अब हम सीधा सीधा कर लेते हैं. W अपेरेंट इज इक्वल टू कितना आएगा ये रिलेटिव डेंसिटी इसलिए मैंने इसको एयर लिखा हुआ है, ठीक है ना. सो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस. तो चलिए इसको W प्राइम अगर कर दें तो W माइनस W प्राइम, ये आपका रिजल्ट दे देगा. सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 × 5 × 5 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 7 × g इंटू दिस टर्म. तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 7g माइनस 5 × 5 × 5 1g. ठीक है. तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि A जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. बेसिकली ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना. So, एक फंडामेंटल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. A body floats with 1/3 of its volume outside water and 3/4 of its volume outside another liquid. The density of the other liquid is how much? Actually इस क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं. ये है क्या? मान लीजिए मेरे पास में एक ऐसा करके टैंक है, ठीक. इसको हमने रख दिया एक टेबल के ऊपर या सो, और इसमें एक लिक्विड तो ये भरा हुआ है और दूसरा पानी है, ठीक है. ये वाटर है. तो ये बॉडी कुछ ऐसे करके इसमें एक पड़ी हुई है. कुछ पोर्शन पानी के अंदर है, कुछ पोर्शन दूसरे लिक्विड में है, और हो सकता है कुछ बाहर हो. दैट मे नॉट बी द कंसर्न ओवर हियर. तो 1/3 जो है आउटसाइड ऑफ वाटर है. तो पानी में कितना हो गया?
2/3। अच्छा 3/4 जो है वो अनदर लिक्विड में है, फाइन। तो वाटर एंड 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड अनदर लिक्विड, तो उसके अंदर कितना हो गया 1 - 3/4 दैट इज 1/4। तो 2/3 उसमें आउट है, 1/4 इसमें इन है, ठीक। तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करते हैं। दैट इज मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, चूंकि ये क्वेश्चन क्लियर है तो मैं चाहता हूं इसी के आसपास में मैं इसको यूज करूं। W ऑफ बॉडी इज इक्वल टू W ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये सफिक्स में है और जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। तो पहला तो हो जाएगा 2/3 V इंटू 1 इंटू जी। यहाँ V क्या है? V है वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी। अच्छा, और दूसरा वाला टर्म क्या आएगा फॉर सेकेंड लिक्विड? ये तो फॉर्मूला मैंने डाला, ये हुआ वाटर के लिए। और दूसरा वाला जो आएगा वो आएगा V/4 इंटू रो इंटू जी, ये है सेकेंड लिक्विड के लिए, फाइन। तो अब जब मुझे इसे फाइंड आउट करना है रो, तो बेसिकली व्हाट आई शुड डू, लेट्स इट इज 1, लेट्स इट इज 2। सिंपली मुझे कहना है 1 इज इक्वल टू 2 का कॉन्सेप्ट आप डालिए, बराबर करिए इसको, फाइन। सो वंस यू सॉल्व इट 2/3 V G 1 है, खत्म कर दिया उसको मैंने, V/4 रो जी, कैंसिल 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 कैंसिल, सॉल्व कर लीजिए, आपको ये सीधा सीधा मिल जाएगा रो इज इक्वल टू 8/3 ग्राम पर cc, ठीक है। तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये भी था और ऑलमोस्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड था, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। A boat having a length of 3 meters and width 2 meters is floating on a lake. It is like, consider like this way. ये बोट है, लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। बोट sinks by 1 centimeter when a man gets in it. अब मान लीजिए इसके अंदर मैं आ जाता हूं, तो ये अपनी 1 सेंटीमीटर हाइट को पानी के अंदर मतलब डेप्थ पे चली जाती है। मुझे निकालना है कि मेरा मास क्या है, मतलब जो पर्सन अंदर है उसका मास क्या है, ठीक है। आइए इस अप्रोच को देखते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं वेट ऑफ माइन, वेट ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग इनसाइड द बोट इज नथिंग बट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यही तो होगा। सो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड की अगर हम बात करें तो कितना होगा हमारे पास में, वही मास के बराबर आएगा। सो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको कि वेट ऑफ मैन इज इक्वल टू W वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा डेंसिटी, दिस वॉल्यूम, ये मिलेगा मुझे, वॉल्यूम कितना है 3 इंटू 2 इंटू 1/100 इंटू 100, डेंसिटी ऑफ वाटर ही तो रखेंगे। चलिए ये सब कैंसिल हो गया, तो ये मुझे मिलेगा 60 kg, ठीक। अब यहाँ पे आपको सिर्फ यही एक अप्रोच अडेप्ट करनी है। आप देखो ना, बहुत बड़े क्रूज लाइनर जो शिप्स आज की डेट में चलते हैं, उनका साइज बहुत बड़ा बनाया जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि वो फ्लोट करते रहते हैं, बिकॉज वो इतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो उसके डिस्प्लेस होने के कारण काफ़ी अपथस्ट ऊपर की तरफ लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड बिकॉज ऑफ दैट अपथस्ट जो आपका वो इतना बड़ा क्रूज शिप है, क्रूज लाइनर है, वो आराम से स्टेबल होके आप काफ़ी एरिया इंक्रीज कर दो, लंबाई चौड़ाई, और फिर वो वेट के कारण अंदर जाएगा, तो सोचो ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। So that's why it is floating like this. Here comes a question now which is different from that particular
जो अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए उनके स्ट्रीम से। ये क्या है, एक सोप फिल्म हमने ले ली है एक धागे के बीच में। फाइन, ऑन अ सोप फिल्म अ थ्रेड इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लूप। ऐसे करते हैं, सपोज एक हम छोटा सा धागा लेते हैं, उससे एक लूप बना लेते हैं, और लूप वो ऑर्बिट शेप का होगा, उसको मैं एक सोप सोल्यूशन में डिप करके बाहर निकालता हूँ। तो जब ऐसा मैं करूँगा, सो टाइप ऑफ सोप फिल्म इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, और फिर उसके सरफेस टेंशन के कारण ये जो लूप है वो एक स्पेसिफिक शेप में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सोप फिल्म की 2 सरफेस होंगी, एक मेरी तरफ होगी, एक आपके कैमरे की तरफ होगी। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ड्यू टू द फिल्म द थ्रेड बिकम्स अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r। तो जब मैंने वो सोप फिल्म उसमें डाल दी, तो अब इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लूप इज t, व्हाट विल बी द टेंशन इन द थ्रेड। अब मुझे टेंशन निकालने के लिए एक चीज सोचिएगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग। ऐसे ऐसे करके हर तरफ को बाहर टेंशन लग रहा है, सो वी विल कंसीडर 1/2 ऑफ दिस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी यहां लिखते हैं इसको, सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल, जो कि निकल के आ रहा है मेरे पास में, इनटू लेंथ ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ सेमी सर्किल इनटू 2। ठीक, चलिए वैल्यूज रख देते हैं। तो ये मुझे मिलेगा 2t इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2t इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ के लिए देखिएगा उसका कंप्लीट जो एरिया है, 2t इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू लंबाई कितनी आएगी भाई, पाई आर इंटू 2, हाफ के लिए है ना, जो मैंने भी मेंशन किया था। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा F इज इक्वल टू RT। ये फोर्स काम कर रहा है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिफ्थ, n drops of a liquid each with surface energy E join to form a single drop। छोटे छोटे कई सारे बूंद थे, मैंने जोड़ के एक बड़ी बूंद बना दी। Which quantity is going to remains conserve? Volume। तो n, एक चीज देखिएगा, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आप चाहो तो नए वाले ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर आप n और स्मॉल r के टर्म में निकाल सकते हो। तो सिंपली मैं कह दूंगा, चलिए अभी रुक जाते हैं, आगे बात करते हैं। अब आपको ये निकालना है कि सम एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस, सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज की जाएगी तो वो n टाइम्स इतनी होगी, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज की जाएगी तो वो इतनी होगी। क्या ऑप्शन करेक्ट आएगा? अच्छा, अगर एक लिक्विड ड्रॉप की एनर्जी E है, सरफेस एनर्जी, तो n की NE हो जाएगी। ठीक, ठीक है, देखिए E1 या E इनिशियल अगर मैं लूं तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन में लिख सकता हूं। अच्छा,
ई फाइनल जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। अब आर की वैल्यू इस टर्म में मुझे मिल जाएगी स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई एन की पावर 1/3, वो मैं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा। वैल्यू ऑफ आर, दिस फाइन, replace value of r in terms of r and n। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एनर्जी का डिफरेंस जब मुझे निकालना है तो इनका नाम अगर मैं 1 रख दूं, इसका नाम अगर मैं 2 रख दूं, तो बेसिकली मुझे 1 माइनस 2 या 1 डिफरेंस 2 की बात करनी चाहिए। रिलेशन आपके पास है, ठीक है। So after solving this, after giving this difference, what I'll get over here, that is you will get it as the energy absorbed or released will be E n minus n to the power 2/3. Fine. So this is not a very difficult one, a very simple calculation and accordingly a very simple result. Now let us move on for next question. Okay. 6. The excess of pressure inside a soap bubble, the excess of pressure inside a soap bubble is twice the excess pressure inside a second soap bubble. एक soap bubble में you know there are two surfaces, fine. तो इसके लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4s/r, ठीक है। तो ये बराबर है 4s/r2 इंटू 2, ऐसा कहा गया है इसलिए मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बबल इज n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड बबल। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइन। तो वॉल्यूम के लिए मेरे पास रिजल्ट है 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r2 क्यूब, ठीक। अब इसमें जब मैं रखूंगा तो किसको n टाइम्स करूं, तो इस वाले को मैं n टाइम्स कर देता हूं मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक। मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे n मिलेगा 1/8 यानी कि 0.125। बिल्कुल एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। यहाँ से मैं चाहूँ तो वैल्यूज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये कैंसिल हो गया, तो R1 और R2 का क्या रिलेशन है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो मेरा ये 2/R2 इज इक्वल टू 1/R आएगा तो 2R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। Here comes the next question, that is a question number 7. Now in this question we shifted our focus from those two types of previous concepts, जिसमें एक में मैंने क्वेश्चन लिए आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे और दूसरे वाले में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए आपके सरफेस टेंशन और उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स पे। अब हम लोग चल रहे हैं कैपिलरी के कॉन्सेप्ट पे। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. Mass of water in capillary tube is m. If the radius of the tube is doubled, mass of water that will rise in capillary tube will be how much? चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ऐसे करके मेरे पास एक कंटेनर था और यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब मैंने एक डाल दी, ठीक है, आर रेडियस की, और इसमें पानी मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ था कंटेनर में, लेकिन कैपिलरी में पानी ऊपर यहाँ तक चढ़ गया, ठीक। अब दूसरी वाली कैपिलरी जब मैंने डाली तो उसकी रेडियस इसकी डबल है, तो उसमें भी पानी कहीं चढ़ेगा। उस लिक्विड कॉलम का मुझे मास निकालना है इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द नोन दिस प्रीवियस लिक्विड कॉलम, दैट इज m।
तो कहीं ना कहीं हम लोग वेट की बात कर रहे हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप का एक आप समझो कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। तो इस सिलेंड्रिकल शेप के उसके शेप के लिक्विड कॉलम के लिए जो मेरा वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या निकलना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड इज नॉट वेरी इजी थिंग, but this is eco-friendly. The chalk is eco-friendly chalk. Now हमारे पास जो जनरल रिजल्ट है वो है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। अब देखिए आप दोनों ही केसेस में पानी है, सिर्फ रेडियस का डिफरेंस हुआ है, तो t 2 cos थीटा रो और g ये सब तो है नॉर्मल कॉमन है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं ये रिलेशन मुझे देखनी चाहिए? ठीक, चलिए इस रिलेशन को अगर मुझे देखना है तो मैं कहूंगा H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये हो जाएगा R अपॉन 2R इंटू 1/2। ठीक है, तो हाइट का डिफरेंस जो आएगा तो H2 बराबर मुझे आएगा H1/2 बराबर H/2। ठीक है ना, H1 की जगह मैं ये वैल्यूज रिप्लेस कर लूंगा। अब हम लोग बात करते हैं मास की, और मास की बात जब करेंगे तो M1 मेरा आएगा पाई R1 स्क्वायर H1 और M2 आएगा मेरा पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे मुझे R1 R2 का ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल M2 की बात मैं करूं तो M2 में मुझे मिलेगा पाई 2R स्क्वायर इंटू सॉरी H2 की वैल्यू है H/2। ठीक, सो नाउ 2 2 जा 4 दैट इज 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? सो इट इज गोइंग टू बी 2m मास। फाइन, तो यहां पे हमने सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ आप कहो इसका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इनिशियल फाइनल बराबर होगा, वो मैंने देखे डिफरेंसेस शो किए हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अ सोप बबल A soap bubble in vacuum has a radius 3 centimeter and another soap bubble in vacuum has a radius 4 centimeter. If two bubbles coalesces under isothermal conditions, then the radius of the new bubble is how much? आइए बिल्कुल बेसिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी दिस वे। आइसोथर्मल की बात की गई है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं अच्छा दूसरा देखिए, एक छोटा सा बबल था, एक बड़ा सा बबल था। ठीक, इसकी रेडियस मान लीजिए R1 है और इसकी रेडियस मान लीजिए R2 है। ये दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे तो इन्होंने एक बबल बना लिया जिसकी रेडियस मान लीजिए हो गई कैपिटल R। ठीक, तो बेसिकली P1 बराबर आपका आएगा 4s अपॉन R1, P2 बराबर आएगा 4s अपॉन R2 और P जो है वो बराबर हो जाएगा 4s अपॉन कैपिटल R के। ठीक, अब हम लोग जरा वैल्यूज इसमें रखना शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहां मुझे रखना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, 4s अपॉन R इंटू 4/3 पाई R क्यूब। मैं एक वैल्यू रख देता हूं जिससे कि आप लोगों को कंफर्टेबल रहे। पाई R क्यूब इज इक्वल टू, चलिए जोड़ते हैं इसको, तो 4s अपॉन R1 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब, फिर प्लस 4s अपॉन R2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। तो यहां पे ये दो टर्म आने शुरू हो जाएंगे
अपॉन r1 इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4s अपॉन r2 इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे यूज की हुई हैं। अच्छा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, इस पूरे को देखिए ना, 4s 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 सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4/3 पाई 4/3 पाई 4 ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये r स्क्वायर हो जाएगा, वो r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से मुझे टर्म्स जब मिलेंगे तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर टाइप की रिलेशन। ठीक है ना। द रेडियस ऑफ द न्यू बबल हमें निकालनी है, तो द रेडियस ऑफ द न्यू बबल जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे मिलेगी r = 5 सेंटीमीटर। ठीक, सो दिस वे यू कैन से द करेक्ट ऑप्शन इज सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी लंबी है, बट एक दो क्वेश्चन इस टाइप से नॉर्मली आप लोगों को पूछा जाता है, जस्ट टू कहना चाहिए टाइम आपका थोड़ा कंज्यूम करने के लिए। ठीक है ना। So now move to another concept which is question number 9। अब हम लोग अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स स्टोक्स फॉर्मूला। ये क्या कहता था कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल दिया, थोड़ी देर के लिए मैं एयर की बात ही नहीं कर रहा हूं, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर उसके ऊपर जो है विस्कस फोर्सेस काम करना शुरू करेंगे और उसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर जाएगी। ठीक, तो अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर has terminal velocity in air v, normal. The viscosity of air is this much. The viscous force acting on it what? Simply Stokes formula को लिखने को कहा गया है, that's it. Stokes formula क्या था भाई? ये फॉर्मूला था F = 6 पाई आर वी। सारे टर्म आपके पास हैं, सिर्फ वैल्यू रखनी है मुझे, और वैल्यू रखने के बाद मुझे ये वाला आंसर आ जाना है। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन एक एस्पेक्ट हो सकता है, और क्या ये फॉर्मूला आप रिकॉल कर पाते हैं ये चेक करने का एक पैरामीटर हो सकता है। आपको मेडिकल स्ट्रीम में आप देखो तो क्वेश्चंस को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी में हम ले आते हैं बेसिक क्वेश्चंस, जिनका हम डिस्कशन करते हैं, जैसे ऐसे मैंने पिक किए हुए हैं। दूसरी कैटेगरी में हम ले आते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तीसरी कैटेगरी में हम लाते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। तो इस टाइप से अप्रोच रहता है। एक फोर्थ कैटेगरी भी है मेडिकल स्ट्रीम में, बट वो एम्स के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपका रीजन असर्शन रहता है, तो हम लोग भी उसको जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टू हेल स्टोन्स, जिसे हिंदी में ओले बोलते हैं, ओला बर्फ जो गिरती है, विद रेडियस इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि एक की रेडियस अगर r है तो दूसरे की 2r है, फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, ये भी स्टोक्स के फॉर्मूले पे ही बेस है। Then the ratio of their momenta after they have attained terminal velocity। अच्छा, मोमेंटम की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा रहा है ये चीज बताओ। ठीक, तो v निकालना तो मुश्किल काम नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर टर्मिनल वेलोसिटी में। तो v1 v2 का जो रेशियो आएगा वो मुझे मिलेगा। ठीक, उसके बाद में मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूं, तो मैं m1 m2 को जब सॉल्व करूंगा तो m1 अपॉन m2 मुझे मिलेगा 1/8। ठीक है, अब वैल्यूज रख लीजिए, तो p1 p2 का रेशियो p1 अपॉन p2 आपको मिलेगा 1/32। बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। सिर्फ घुमाना इसमें यह हो सकता है कि ऊपर आपको लगेगा कि अच्छा स्टोक्स फार्मूला लग रहा है, फिर नीचे सडनली आप सोचोगे मोमेंटम की बात कर रहा है। कुछ नहीं, इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों की जरा वेलोसिटी निकाल दो और मास निकाल दो। ठीक है,
हाँ, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि भाई फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस m1 m2 इज इक्वल टू 1/8। सो वहाँ मैं ज़रूर ये कहूँगा प्लीज़ ट्राई। एक्चुअली कुछ तो कोशिश आपने भी करनी चाहिए, है ना, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है ये, और अभी तक मैंने कई बार इसको इसमें यूज़ किया वॉल्यूम के टर्म्स में। So at this point it's a quite long video. I was not expecting this much time. For 10 questions roughly 20 minutes more than enough, क्योंकि आपको 45 questions के लिए 45 minutes ही मिल रहे हैं, ठीक है। So कोशिश करिए थोड़ा अपने आपके मतलब अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी एक अच्छे नोट पे जाए, ओके। So with this I would like to say thanks to all of you for watching this video. Please take care of yourself and keep revising.